दोस्तों आज का दिन जो है वो बड़ा ही प्यारा है। दिन सारे हालांकि एक जैसे होते हैं पर लेकिन कुछ अच्छी चीजें होती हैं उस दिन में, तो इसलिए हम लोग उसको अच्छा दिन बोल देते हैं। और किसी दिन कुछ बुरी चीजें होती हैं तो उसको हम लोग बुरा दिन बोल देते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि एक दिन किसी के लिए अच्छा हो या दूसरों के लिए बुरा हो सकता है वो, यानी कि किसी के साथ में कोई अच्छी घटना हुई हो, किसी के साथ में बुरी दुर्घटना हो गई हो, तो ऐसा भी कई बार आप लोग बोल सकते हैं। आज का जो दिन है ये है 31 अक्टूबर। आज का दिन हमारी कंट्री में नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे जो इंसान है वो है हमारी कंट्री के फर्स्ट, जो आप लोग बोलते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। तो इन्हीं के जो जन्मदिन को हम लोग नेशनल यूनिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस भी बोलते हैं। आखिर इसको नेशनल यूनिटी डे के रूप में हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को? क्योंकि यही वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने हमारी कंट्री को छोटे छोटे राज्य में जो डिवाइड थी एक जगह इकट्ठा किया था। और आज की डेट में जो आप लोग नक्शा देखते हैं जिसमें 28 राज्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये लगभग टोटल मिलाकर अगर इनको बोले तो 500 से भी ज्यादा छोटे छोटे राजा रजवाड़े हुआ करते थे, जिनको इकट्ठा किया इन्होंने और एक कंट्री यहां पर बनाई। तो इसीलिए हम लोग इनको लौह पुरुष ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी कि ये हमारी कंट्री के लौह पुरुष हैं। बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके द्वारा बिल्कुल वही काम किया गया जिस तरीके से जर्मनी यूनाइट की गई थी बिस्मार्क के द्वारा, इनके द्वारा इंडिया को यूनाइट किया गया था। सरदार की उपाधि भी इनको दी गई है। तो कई सारे नामों से अगर कोई आप लोगों से पूछे कि किसके नाम है, तो ये इन्हीं महान पर्सनैलिटी के नाम है, जिनकी वजह से आज के दिन में हम लोग एक जगह इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं, एक जगह मिलजुल कर रह रहे हैं। तो उसके पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकेले यही थे, सबने मिलकर काम किया, पर लेकिन लीड रोल में जो थे वो यही थे। तो नेशनल यूनिटी डे हम लोगों ने 31 ये अक्टूबर को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया 2014 से। यानी कि पहली बार जब हम लोगों ने नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया तो हम लोगों ने 2014 में उसको सेलिब्रेट किया। तो राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे हम लोग यहां पर सेलिब्रेट करते हैं। इसके पीछे जो बेसिक पर्पज है वो ये है कि आज की डेट में भी हम लोग को मिलकर एक साथ में रहना है। यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी अपनी कंट्री में, ये सारी चीजें हम लोग को ध्यान में रख के चलनी है। क्योंकि कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री को रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर डिवाइड करने की कोशिश की जाती है। तो उन चीजों से ऊपर उठकर हम लोग को अपनी कंट्री को आगे लेकर चलना है। ठीक है, तो ये बात याद रखेगा। ये बात की जा रही है यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। चलिए हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, आज ये क्वेश्चन पूछना बनता भी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी कंट्री में बनाई गई थी 1858 में, आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि जो ये कांग्रेस बनाई गई थी तो उस कांग्रेस का कौन सा सेशन ऐसा है यहां पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था। बाकी और कोई सेशन भी इनके द्वारा प्रिजाइड किए गए थे क्या, वे भी आप लोगों को याद रखने हैं। 1858 बोल देगा मैंने, 1858 नहीं है, उसको अलग कर दो। मैंने बोला 1858, ठीक है। क्या करना है आप लोगों को, 1808 को यहां पे लेके आ जाओ और ये कर देना है, ठीक है। ये इसलिए बोला था बेसिकली मैंने ताकि आप लोग इसको अब याद रख पाओ, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें जो है लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। देखिए कई सारी मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो बोलने में हो जाती हैं, पर लेकिन कई सारी ऐसी भी होती है जो मुझे लगता है कई सारे बच्चे भूल जाते हैं। वो मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से भी इन चीजों में कई बार गलती हुई है, ठीक है। एग्जाम में कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी से गलत जरूर हुए होंगे इस तरीके से। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है उनका बेसिक पर्पज ये होता है ताकि आप लोग लंबे समय तक इसको याद रख सको। ऐसे आप लोगों को याद होगा मैंने जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों को पढ़ाई थी उसमें भी मैंने आप लोगों को इसी तरीके की चीजें बताई थी। जो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन कौन सी है, ठीक है। तो पहली है यहां पर 1968 और दूसरी कौन सी है, वो है 1986, ठीक है। तीसरी है 2020। तो इनको भी इस तरीके से याद आप लोगों को रखना है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है वर्ल्ड सिटीज डे के बारे में, यानी कि विश्व शहरों का दिवन, यहां ये जो दिन है उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है यहां पर ये भी जो डे है 31 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और बेसिक यहां पर जो बेसिकली आज के दिन में अगर आप लोग देखिए जो सिटीज हैं यानी कि जो हमारे शहर हैं उनको इंजन ऑफ ग्रोथ बोला जाता है उस कंट्री के लिए। यानी कि अगर 5-6 अच्छी अच्छी सिटीज का आप लोग नाम ले लेंगे तो वो सिटी ऐसी हैं जो कि पूरे देश को चला रही हैं। काफी लार्ज स्केल पर लोगों की कम्युनिटी वहां पर रहती है, काफी सारी फैक्ट्रीज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत कुछ वहां पर देखने को मिलता है जिसके चलते वो आगे बढ़ती हैं पूरे देश को लेकर। तो यहां पर बोला जा रहा है कि वैल्यूइंग ओवर कम्युनिटी एंड सिटीज, यानी कि हमारे समुदाय और जो शहरों को एक तरीके से मान्य करना, यानी कि उनको इंपॉर्टेंस देना।
तो ये थीम है यहां पर 2020 की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। बेसिक जो यहां पर फोकस है वो ये कि प्रमोट करना इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसका जो इंटरेस्ट है, खासकर ग्लोबल अर्बेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए। अर्बेनाइजेशन मतलब एक तरीके से जो शहरीकरण आप लोग बोल सकते हैं, उसके ऊपर फोकस दिया जाता है और इसी के साथ में कोऑपरेट किया जाता है अलग अलग कंट्रीज के द्वारा भी, और एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखा जाता है कि कैसे क्या क्या चैलेंज इनके सामने आ रहे हैं अर्बेनाइज करने में सिटीज को, और उनको कैसे टैकल करके चलना है। तो यानी कि कैपेसिटी है शहर की कम और ज्यादा लोग जाकर वहां पर रहने लगे, तो उसको कैसे लेकर आगे चलना है। तो कंट्रीब्यूशन क्या है इनका सस्टेनेबल जो अर्बन डेवलपमेंट है उसमें अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में तो उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो ये आप लोगों के सामने जो 17 गोल हैं इनको आप लोग वहां पर यूज कर सकते हैं। अगर गरीबी मिट जाएगी शहरों में से तो हमारा शहर जो है वो और अच्छे नजर आएंगे। भुखमरी मिट जाएगी तो झुग्गी झोपड़ी और भिखारी आप लोगों को नजर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि सिटी जो है वो काफी सही डायरेक्शन में चल रही है। गुड हेल्थ और वेल बीइंग के बारे में बात की जा रही है, अच्छी एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में अफोर्डेबल एनर्जी के बारे में बात की जा रही है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगी, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि IIN ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ में बात की जा रही है यहां पर रिड्यूस इनइक्वलिटी, यानी कि अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है उसको आप लोगों को पाटना है, यानी कि खत्म करना है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये जो मैंने आप लोगों से अभी बात की ना, यहां पर कुछ ऐसी थीम आप लोग यहां पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहां पर सिटीज और कम्युनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे कनेक्ट कर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन सा गोल है जो सस्टेनेबल जो सिटीज और कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। तो गोल नंबर 11 जैसे याद रखिएगा, सिटी हो गई और कम्युनिटी हो गई, ठीक है। तो 1 और 1 यानी कि सिटी और कम्युनिटी, और इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है 1 और 1 यानी कि ये भी एक एक है और यहां पे भी इसके जैसा ही सिमिलर है। तो सिटीज और कम्युनिटीज के बारे में जो बात की जाती है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 के अंदर की जाती है। मुझे लगता है कि अब शायद आप लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम में आएगा तो आप लोग आराम से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ता हूं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को एक क्वालिटेटिव खाना चाहिए, यानी कि खाने के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, या बस ऐसा है कि पेट भरने के लिए खाना चाहिए, तो यहां पर देखिए जिस इंसान के पास में खाना बिल्कुल भी नहीं है वो तो बोलेगा कि बस भैया पेट भर जाए जैसे तैसे, और जिसके पास में खाना ठीक ठाक मिल जाता है जिसको, वो बोलेगा यार थोड़ा अच्छा खाना लेके आओ, बैलेंस डाइट लेके आओ, तो वो वाली बातें करेगा। तो यानी कि कहने का मतलब है कि क्वालिटी जो है वो मैटर करती है काफी ज्यादा। अगर एक हेल्दी लाइफ आप लोगों को लेकर चलनी है, आप लोगों ने देखा हो कई सारी कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते हैं कि यार फोन खरीदना है तो बस एप्पल का मिल जाए, ठीक है, इस तरीके से बात करते हैं। जूते खरीदने हैं तो नाइक या फिर एडिडास के मिल जाए। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखी है। तो अगर क्वालिटी आप लोग मेंटेन करके रखते हो तो आप लोगों का प्राइस जो है वो अपने आप बढ़ जाता है। तो उसी के चलते बात की जा रही है यहां पर कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय उत्पादकता जो परिषद है उसके द्वारा ग्रांट किया गया अभी यहां पर एक्रीडिटेशन कंफर्मेशन, एक तरीके से कंफर्म किया गया यहां पर, जो यहां पर ISO 17020 2012 ये बाई नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड सर्टिफिकेशन बॉडी जो है उसके द्वारा यहां पर ये बेसिकली जो काम किया जा रहा है क्वालिटी को मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही है, और काफी बड़ा रोल प्ले करती है यहां पर क्या, ये है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में जब लिबरलाइजेशन किया गया यानी कि 1990s में, उसके बाद में ये बॉडी बनाई गई 1997 में, क्योंकि इस टाइम पर कंडीशन ये बन गई कि हमारी कंट्री को एक तरीके से ओपन किया जा रहा था। जो बाहर की जो लोग थे यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे थे, जो MNCs थी अलग अलग कंट्री की, हमारी कंट्री में आकर अपना प्रोडक्ट बेच रही थी। तो हमारी कंट्री की जो लोग थे यहाँ पर जो काम कर रहे थे अपने अपने उद्योगों में, अब उनके सामने एक कॉम्पिटिशन आ गया कि कैसे इसको आगे लेकर चलना है, क्योंकि सामने वाला तो अब यहाँ पर अपना प्रोडक्ट जो है वो काफी क्वालिटी का बेच रहा है। अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं रही तो कौन इसको खरीदेगा। तो इसलिए जरूरी हो गया कि एक अच्छे से क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए कि ढंग से चीजों को मेंटेन रखा जा सके। तो इसी के बारे में बात की जा रही है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो ये एक तरीके से अंडरस्टैंड करेगी, इंस्पेक्शन करेगी, ऑडिट करेगी, खासकर फूड सेफ्टी जो ऑडिट है। देखिए खाने के बारे में अगर आप लोगों को बात करूं मैं, अगर कोई प्रोडक्ट आप लोग खरीद कर लेकर आते हैं तो तुरंत सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि ये बनाया कब गया था। दूसरा जो पॉइंट आप लोगों का होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या ये एक्सपायर तो नहीं हुआ है। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये कि आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी, यानी कि अगर आप लोग देखेंगे कि एक्सपायर हो गया तो वहीं पर आप लोग उसको जो है खरीदेंगे नहीं। और जो डेट है मैन्युफैक्चरिंग की वो भी जरूर देखिए, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को आप लोग आने वाले टाइम में मान लीजिए आप लोग इसको 6 महीने में खत्म करने वाले हैं, चमनप्राश का डिब्बा लेकर आप लोग को आगे, और वो आप लोगों को जो खत्म करना है आगे आने वाले 2 महीने में खत्म करना है, पर लेकिन उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 1 महीने के अंदर ही खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान रखकर लेकर आएंगे तो आप लोगों को कई सारी
बीमारी से अपने आप को आप लोग बचा पाएंगे। इसी के साथ में अगर कोई भी ऐसा चीज है जो लंबे समय तक स्टोर की जाती है तो साइंटिफिक स्टोरेज उसका होना चाहिए। यानी कि जैसे आप लोग प्रोडक्ट खरीद के लेकर आते हैं, पैकेट के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें प्रिजर्वेटिव रहते हैं, यानी कि लंबे समय तक वो रखे रहे, उनको खराब न होने दें, ऐसी चीजें उनमें मिलाई जाती हैं। तो वो ढंग से होनी चाहिए, सेहत को नुकसान न पहुंचाए वो होनी चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि पैकेट के फूड से अगर आप लोग अपने आप को बचा पाए तो आप लोग एक अच्छी लाइफ को लीड कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी फोकस दिया जाता है। तो बेसिकली यहां पर ये मान्यता दी जा रही है 3 साल के लिए, ताकि यहां पर प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखा जा सके। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी जो काउंसिल है वो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में देखने को मिलेगा। तो ये जो बेसिकली हमारी कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इस तरीके से काम करेगी तो तभी हम लोग चीजों को मेंटेन रख पाएंगे, हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो। ठीक है, तो इसके बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन, आई होप कि आप लोगों को चीजें जो है वो कंफर्म होगी। तो आगे से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोगों को खरीदना है तो सबसे पहले देखना है कि वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, और फिर आप लोगों को देखना है कि उसकी डेट जो है मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कि थोड़ा लंबे समय तक और यूज उसको किया जा सकता है क्या। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री में केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के बारे में। ये वो मिनिस्ट्री है जो हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर करती है जो ड्रग्स वगैरह या फिर मेडिकल डिवाइस वगैरह, यानी कि जो भी दवाइयां यूज की जाती हैं या फिर जो भी इक्विपमेंट यहां पर सामने देखने को मिलते हैं वो इसी मिनिस्ट्री के कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसी के चलते यहां पर जो प्रोडक्शन है उसको रिवाइज करने की बात की जा रही है, उसके साथ में जो इंसेंटिव है उसको, यानी कि प्रोडक्शन के साथ में जो इंसेंटिव है उसको रिवाइज करने की बात की जा रही है। तो रिवाइज गाइडलाइन में बोला गया कि मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है यहां पर उसको रिप्लेस किया जाएगा जो कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट है उसके साथ में, ताकि एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी बनाई रखे और जो भी टेक्नोलॉजी की चॉइस है उसको हम लोग प्रॉपर वे में आगे लेकर चल सके प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब ये है एक तरीके से एक अकाउंटेबिलिटी बनाने की बात की जा रही है। पर्टिकुलर एरिया में चोरी हो गई है, अब ये देखा जाए ना कि इस एरिया में कौन है रखवाला कि उसके होते हुए यहां पर चोरी होगी, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी रखेगी। अगर किसी सोसाइटी में आप लोग रहते हैं, पता चला मकान में से कुछ चोरी हो गया, तो वहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? गार्ड की रहेगी, क्योंकि गार्ड को वहां पर बैठाया गया कि भैया देखो कुछ ऐसा कुछ ना हो जाए। तो यानी कि एक तरीके से कोई ना कोई अकाउंटेबल होना चाहिए जिससे पूछा जा सके आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसके चलते क्या होगा, एक तरीके से जो प्रोडक्टिव कैपिटल है वो ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि सही तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इससे आप लोगों को पता है कोविड-19 के चलते जो भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है सोसाइटी के अंदर, तो उसका भी सॉल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट ये कुछ चीजें हैं, कुछ एरिया हैं जिनके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर कोई लड़की बोले कि मैं एक साइंटिस्ट हूं, तो आप लोग देखते हैं 4 बार कि हाँ लड़की भी साइंटिस्ट बन रही है। पर लेकिन आज की डेट में ये चीजें बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों को देखने को मिलेगी कि किसी भी पोस्ट पर लड़कियां पहुंच रही हैं। तो उसी के बारे में थोड़ी सी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है एक स्कीम जिसका टाइटल है SERB, सर्ब पावर। इसका मतलब है बेसिकली यहां पर जो पावर है इसको बोला गया यहां पर प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी कि एक तरीके से जो वुमेन है उनकी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना है रिसर्च के फील्ड में। महिलाओं के लिए जो अनुसंधान है उसमें अवसरों को एक तरीके से निकालना है और उनको प्रोत्साहन देना है। तो इसी के चलते जो एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन साइंटिस्ट के ऊपर फोकस दिया जाएगा, यानी कि जो महिला वैज्ञानिक है उसको यहां पर फोकस में रखा जाएगा। जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं जिसको SERB बोला गया है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि एक लॉ के द्वारा बनाया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में। तो इनके द्वारा जो यहां पर ये चीजें लॉन्च की जा रही है, इसका बेसिक पर्पज ये है कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है, यानी कि साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में ये माना जाता है कि लड़कियां यहां पर नहीं आ पाएगी, तो लड़कियों के नाम पर जो यहां पर एक तरीके से मतभेद सा देखने को मिलता है उसको दूर किया जा सके और महिलाओं को आगे लेकर आया जा सके। और वो कैसे आएंगी? जैसे अगर आज की डेट में आप लोगों से कोई पूछे साइंटिस्ट बनना है, तो बड़ी फ्रीक्वेंटली और कॉमन तरीके से नाम लिया जाता है APJ अब्दुल कलाम सर का। बोला जाता है कि इन पर्सनैलिटी के जैसा बनना है साइंटिस्ट मुझे। पर लेकिन अगर इसी तरीके से 2-4 महिलाओं के नाम उसी लेवल पर आकर यहां पर पहुंचे हमारी कंट्री में, तो फिर उदाहरण देने के लिए चीजें मिल जाएंगी, और उदाहरण देने के लिए अगर चीजें मिल जाएंगी तो फिर उनको देखकर आगे बढ़ने वाले लोग अपने आप आ जाते हैं। तो इसीलिए वो नहीं कहते कि स्टार्टिंग में किसी को राह बनानी है, फिर तो एक बार रास्ता बन गया सब वहां से निकलकर आराम से जाने लगेंगे। जैसे मांझी मूवी देखी होगी ना, बंदे ने अकेले ने तोड़ दिया पहाड़ और उसके बीच में से रास्ता बना दिया, तो उसके रास्ता बनाने के बाद में फिर वहां से आराम से दुनिया जा रही है। तो उसने रास्ता बनाया, उसने मशक्कत की, तो इसीलिए उसका नाम हम लोग पढ़ रहे हैं। दुनिया काम कर रही है, आ रही है, जा रही है, वहां पर किसी का नाम आप लोग को पता है? तो जो फर्स्ट टाइम कोई काम करता है उसको याद रखा जाता है। तो इसीलिए इसके फील्ड में एक लड़कियों को एज ए रोल मॉडल के तौर पर भी लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमारी कंट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में महिलाओं को, लड़कियों को, औरतों को आगे लाया जा सके और हम लोग उनको भी अपने साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकें।
वुमेन इंपावरमेंट के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो ऐसे जो न्यूज है आप लोग वहां पर बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया मेरी सहेली। तो मेरी सहेली अगर पहल के बारे में, इनिशिएटिव के बारे में आप लोगों से कोई पूछे किसका ये, तो ये है इंडियन रेलवे का। उनके द्वारा यहां पर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है और बोला गया कि फोकस रखना है यहां पर सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, यानी कि जो महिलाओं की सुरक्षा है उस पर केंद्रित करना है जितने भी जोन है इंडियन रेलवे के सबके अंदर, यानी कि रेल में महिलाओं को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तरीके से उद्देश्य ये है कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में ध्यान रख सकें, यानी कि उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। पैसेंजर जो भी यहां पर लेडी होगी उसको जहां से वो ट्रेवल करती है और जहां पर वो पहुंचती है, यानी कि एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट, यानी कि जो गंतव्य स्टेशन है वहां तक जहां तक वो पहुंचे उस तक वहां पर सॉल्यूशन यहां पर निकालना है, तो तभी चीजें जो है वो नॉर्मल हो पाएंगी। जो भी यहां पर सावधानियां बरतनी है यहां पर उनको सारी बातें बताई जाती है, एक ब्रीफ उनको दिया जाता है। इसी के साथ में एक मोबाइल नंबर भी दिया जाता है, अगर आप लोग प्रॉब्लम में हैं तो ये नंबर आप लोग डायल कर सकते हैं जो कि है 182 नंबर। यहां पर अगर कोई भी समस्याएं डायल कीजिएगा तो आप लोगों को यहां पर तुरंत सहायता मिलेगी। प्लेटफॉर्म जो ड्यूटी है यहां पर रेलवे पुलिस फॉर पर्सनल की, ठीक है, तो उसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि अगर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो ये यहां पर हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए तैयार यहां पर रहेंगे अगर किसी भी तरह कोई कंसर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। खासकर लेडीज पैसेंजर से बातचीत की जाएगी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, ताकि उनको सही स्टेशन पर पहुंचाया जा सके और वो अपने घर आसानी से पहुंच सके। तो ये काफी अच्छी स्कीम आप लोग बोल सकते हैं, ये खासकर इनिशिएटिव आप लोग बोल सकते हैं मेरी सहेली, ठीक है। तो मेरी सहेली यहां पर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो वुमेन जो रेलवे पुलिस फोर्स है वही यहां पर काम करने वाली है, ठीक है, मेनली उन्हीं की ड्यूटी यहां पर रहने वाली है, क्योंकि एक औरत को दूसरी औरत से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अगर आप लोग किसी से बात कर रहे हैं और वो बात कोई सुन ले तो आप लोगों को कैसा लगेगा, यार अपनी प्राइवेसी हनन हो गई है, ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि किसी पर्सन से आप लोग किस लेवल पर क्या बातें कर रहे हैं ये आप लोगों के बीच में ही होनी चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों का पर्सनल स्पेस है, तो तीसरा आदमी कोई उसको न सुने। पर लेकिन अगर कंट्री की सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है इसकी। अगर हमारी कंट्री में जो सेना है उसके जो भी यहां पर ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो उनके बीच में जो कांटेक्ट होता है, क्या बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल उन्हीं के बीच में होनी चाहिए, कोई तीसरा इंसान उसमें इंटरफेयर न करे। तो इंडियन आर्मी के द्वारा डेवलप किया गया यहां पर ये यहां पर सिंपल एंड सिक्योर, यानी कि सरल और सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन, जिसका नाम रखा गया सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, यानी कि SAI। तो अगर कोई आप लोगों से पूछे SAI किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो इंडियन आर्मी के द्वारा यहां पर यह डेवलप किया गया है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, ताकि एंड टू एंड सिक्योर वॉइस को, टेक्स्ट को या फिर वीडियो को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके, वो भी एंड्रॉयड जो प्लेटफॉर्म है उसकी हेल्प से। देखिए क्या होता है, मान लीजिए मैं आप लोगों से रेगुलर बात करता हूं, ठीक है, और मैंने आप लोगों को बोला कि SLV करके मैंने आप लोग कोई कोड भेजा, तो यहां पर SLV जो कोड है वो आप लोगों को भेजा और यहां पर आप लोगों को जैसे ही पहुंचा, यहां से मान लीजिए मैंने पूरा लिखा स्टडी लवर वीर, पर लेकिन कोड में कन्वर्ट हो गया SLV, फिर ये SLV पहुंचा आगे जाकर फिर से स्टडी लवर वीर हो गया। तो इसका मतलब ये कि जो मैसेज मुझे आप लोगों को पहुंचाना था वो आप लोगों तक पहुंच गया, और बीच में इसको जो एनकोड किया गया था फिर इसको डिकोड किया गया, तो बीच में उसको कोई इंटरप्ट न कर सके, इंटरफियर न कर सके, वो उसका बेसिक पर्पज रहता है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहां पर, जो एक तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा यहां पर पैन आर्मी, यानी कि आर्मी के द्वारा मेनली सिक्योर मैसेजिंग विद इन द सर्विस, यानी कि सेवा के अंदर जो सिक्योर मैसेजिंग की जा सके उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये बेसिक पर्पज है। इसका जो निरीक्षण यहां पर किया जा रहा है ये CERT, यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर जो आर्मी साइबर ग्रुप है वो यहां पर मिलकर देखेगा कि यहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस एप्लीकेशन को यूज करने में, तो इसलिए ये रिसेंटली अभी काफी न्यूज में था, ठीक है, हल्का सा आइडियाज के बारे में होना चाहिए। अगर आप लोग कुछ लंबे समय से यहां पर फॉलो करके चल रहे हैं तो आप लोगों को कुछ दिनों पहले याद होगा मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहां पर हम लोगों ने बात की थी डैम के बारे में, बांध के बारे में, कि हमारी कंट्री में बहुत सारे डैम यानी कि बांध ऐसे हैं जो काफी पुराने हो गए हैं, तो उनके बारे में हम लोगों ने यहां पर जिक्र किया था। तो उसी के चलते कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा अप्रूव दिया गया था डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूव प्रोजेक्ट, यानी कि ड्रिप। इसका मतलब ये होता है कि जो डैम है उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनकी मरम्मत की जाए और एक तरीके से इंप्रूवमेंट किया जाए उनके अंदर में। तो उसका फेज सेकंड और फेज थर्ड जो है उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो दिया जा रहा है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के द्वारा यहां पर बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर देखने को मिलता है अगर इस तरीके से कोई प्रोजेक्ट सामने निकल कर आते हैं। बेसिकली ऑपरेशनल सेफ्टी और उसकी जो परफॉर्मेंस को है उसको इंप्रूव करने की बात की जाती है, तो इंस्टीट्यूशनल के वे पर भी इसको स्ट्रेंथ किया जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम देखने को न मिले, और इसी के साथ में मैनेजमेंट की भी एक अप्रोच लेकर चलनी पड़ती है ताकि चीजों को ढंग से सुधारा जा सके। तो ये है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पर्पज, जो कि याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक
और जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो बैंक है वो यहां पर काम करते हुए नजर आते हैं। अच्छा, AIIB इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो सर्च कीजिएगा जाकर, मुझे बताइए, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है? तो बताइए इसके बारे में, सर्च कीजिएगा थोड़ा सा। कोई भी क्वेश्चन पूछता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग वही सर्च करेंगे, इसका मतलब ये कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में एक बार आप लोगों को पढ़ना है थोड़ा सा टाइम निकालकर। तो ये होमवर्क हो गया। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर वर्ल्ड सिटीज डे के बारे में हम लोग को जानने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर समझा ये नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में हम लोग को जानने को मिला। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की केमिकल और फर्टिलाइजर के बारे में हम लोगों ने बात की। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर बात की जो वुमेन है उनको कैसे सपोर्ट करना है, जो कि बेसिकली साइंस का फील्ड है उसके